हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के हायर सेकेंडरी लेवल का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, हुज डेथ लेड टू क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश। किसकी मृत्यु के कारण भारत का पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया। यानी भाषा के आधार पर स्थापित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश किसकी मृत्यु के कारण अस्तित्व में आया। तो इसका राइट आंसर है ए, पोट्टी श्री रामल्लू। इन्होंने 58 दिन का 58 डेज का आमरण अनशन किया था। आमरण अनशन किया किस लिए? तो तेलुगु भाषा पर आधारित तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश के गठन के मांग को लेकर। इसके बाद आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और 1953 में पहला भाषा पर आधारित राज्य आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। तो ए इसका राइट आंसर है, पोट्टी श्री रामल्लू। अगला सवाल है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ वाटर इवेपोरेशन थ्रू प्लांट लीव्स। पौधों की पत्तियों के माध्यम से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो इसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन। स्वेद, जिसमें पौधे की पत्तियों के जो रंध्र होते हैं, रंध्र, इंग्लिश में इसे कहा जाता है स्टोमाटा। तो इसके रंध्र से जल वाष्प बाहर निकलते हैं, जिसे ट्रांसपायरेशन या स्वेद कहा जाता है, जो कि पौधे के तापमान को नियंत्रित करते हैं। पौधे के तापमान को नियंत्रित करने और जल चक्र के योगदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। जल चक्र के योगदान में सहायता प्राप्त करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डायमेंशनल एनालिसिस। आयामी विश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, एक समीकरण जो विमीय रूप से सुसंगत होता है सदैव भौतिक रूप से सही होता है। सेकंड है, आयामी विश्लेषण किसी समीकरण के परिमाण और भौतिक वैधता दोनों को सत्यापित कर सकता है। एंड थर्ड है, त्रिकोणमितीय और लघुगणकीय फलन केवल तभी मान्य होते हैं जब उन्हें आयामहीन राशियों पर लागू किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जैसा कि क्वेश्चन में ही लिखा है कि त्रिकोणमितीय और लघुगणकीय फलन केवल आयामहीन राशि पर लागू किए जा सकते हैं। इंग्लिश में क्लियर होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर वैलिड ओनली व्हेन अप्लाइड टू क्वांटिटी दैट आर डायमेंशनलेस। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। निम्नलिखित में कौन सा ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम को सर्वोत्तम रूप से समझता है? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, तो यह प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग के साथ सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। सी इसका राइट आंसर है। यह नियम बताता है, यह जो नियम है यह बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बढ़ता है, किसी वस्तु का उपभोग यानी कंजम्पशन बढ़ता है, तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि घटती जाती है। प्रत्येक इकाई से मिलने वाली संतुष्टि घटते जाती है। मिलने वाली सेटिस्फैक्शन घटती जाती है। आप समझ गए होंगे। पहले 1 रोटी था, अब 10 रोटी है।
तो पहली रोटी में आपको संतुष्टि मिलेगी, लेकिन 10वीं रोटी में आपको उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी इजी अवेलेबल है। यही रोटी अगर आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा तो आपको पहले रोटी में ही अधिक, क्योंकि मात्रा कम हो गई तो आपको अधिक संतुष्टि मिलेगी। तो सी इसका राइट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टाइप ऑफ इकोनॉमीज। अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, एक केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय और उपभोग के बारे में सभी प्रमुख निर्णय लेती है। कथन 2 है, एक बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां भौतिक बाजार तक ही सीमित होती हैं, जहां खरीदारों और विक्रेताओं को आमने सामने बातचीत करनी होती है। तो अर्थव्यवस्था के संबंध में, इकोनॉमी के संबंध में केवल एक सही है, क्योंकि नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार, क्वेश्चन में कहा गया है नियोजित अर्थव्यवस्था के बारे में, तो इसमें सरकार उत्पादन, वितरण और उपभोग, इनसे जुड़े सभी निर्णय सरकार ही लेती है। बाजार क्या होता है? बाजार केवल ऑनलाइन या आभासी बाजार है। आभासी बाजार भी, क्वेश्चन में कहा एक बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां भौतिक बाजार तक ही सीमित होती है, ऐसा नहीं है। आजकल ऑनलाइन और आभासी बाजार भी उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली वन इज राइट। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, कथन और रीजन के क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन के बारे में सही विकल्प चुनें। भारत में ताम्रपाषाण लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के तकनीकी ज्ञान से बहुत लाभ नहीं हुआ, पहला कथन है। सेकंड है, ताम्रपाषाण संस्कृतियां आमतौर पर सिंधु लोगों की तुलना में युवा और अधिक पृथक थी। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों सत्य हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ताम्रपाषाण कालीन लोग जो थे वह तकनीकी दृष्टि में सिंधु सभ्यता से पीछे थे। जो ताम्रपाषाणीन कालीन संस्कृति थे वह छोटे और पृथक समुदाय के रूप में थे, जिन्हें तकनीक का ज्ञान सीमित था। तकनीक जो था उन्हें सीमित था। तो क्लियर हो गया कि आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला सवाल है, भारत में ताम्रपाषाण कालीन दफनाने की प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महाराष्ट्र में दफनाने की प्रक्रिया उत्तर दक्षिण में होती थी। सही है, महाराष्ट्र में दफनाने की प्रक्रिया जो है वह उत्तर दक्षिण में है। दक्षिण भारत में दफनाने की प्रक्रिया पूर्व से पश्चिम में होती है, यह भी सही है। थर्ड है, पश्चिम बंगाल में दाह संस्कार के बाद दफनाने की प्रक्रिया आम थी, यह भी सही है। पश्चिम बंगाल में दफनाने की प्रक्रिया आम थी। एंड फोर्थ है, ताम्रपाषाण कालीन भारत में सभी दफनाने एक समान थे। ऑल ब्यूरियल्स इन चालकोलिथिक इंडिया वेयर यूनिफॉर्म, यह गलत है, यह सभी समान नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा ए 1, 2 एंड 3। अगला सवाल, प्रत्येक प्रश्न के लिए कथन और कारण है, उसे ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला है, आईएमईसी से भारत तथा मध्य पूर्व यूरोप व्यापार गलियारे में रसद लागत और परिवहन समय में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। इसका रीजन है, आईएमईसी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा पाइपलाइन और समुद्र के नीचे केबलों को एकीकृत करता है। आईएमई से बहुत क्वेश्चन आया है। इसे इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है। मध्य पूर्व यूरोप मार्ग में
इसका फुल फॉर्म है IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। इस परियोजना से मध्य पूर्वी यूरोप मार्ग में परिवहन समय और लागत को घटाने में कमी मिली। यह सही है, ठीक है। और सेकंड है कि इससे कनेक्टिविटी, सड़क मार्ग, ऊर्जा और पाइपलाइन के बीच समुद्र के नीचे केबल को समृद्ध, दोनों सही है। ए आर दोनों सही थे और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। IMEC कॉरिडोर जो है उसका पर्पस ही यही था। इससे पाकिस्तान से निर्भरता घटती गई। IMEC से लॉजिस्टिक लागत, कथन ए है, IMEC से लॉजिस्टिक लागत में 30% तक और परिवहन समय में 40% तक की कमी आने की उम्मीद है, ठीक है। नेक्स्ट है IMEC व्यापार मार्गों को अनुकूलित करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे, स्वच्छ ऊर्जा पाइपलाइन और रेल सड़क संपर्कों से एकीकृत करना है। ये भी सही है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। What was the total number of medals India secured at the Asian Games 2023 in हांजो? हांजो में हुआ था, टोटल 107 पदक मिले थे, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। टोटल 107 पदक मिले थे। यह भारत के एशियाई खेलों के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। किसमें? एशियाई खेल में। याद रखिएगा हांजो में हुआ था। बी इज द राइट आंसर। अभिकथन ए में गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में सभी भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया, ठीक है। इसका रीजन है खेलों के इस संस्करण में 10,000 से अधिक खिलाड़ी, कोच और अधिकारियों ने भाग लिया था। तो 37वां राष्ट्रीय खेल 37th नेशनल गेम्स यह गोवा में आयोजित हुआ था और सही है। इसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों ने भाग लिया था और इसमें 10,000 से अधिक खिलाड़ी, कोच और अधिकारियों ने भी भाग लिया। तो बोथ इज करेक्ट और ए का सही स्पष्टीकरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स डिड जम्मू एंड कश्मीर हैव अंडर आर्टिकल 370? अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को कौन सी शक्तियां प्राप्त थीं? तो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था और उनका अपना अलग झंडा था जो प्रमुख दिखता है। रक्षा, विदेश नीति और संचार को छोड़कर उनका अन्य विषयों पर स्वयं निर्णय लेने का अधिकार था। इसे 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। वेयर इज द बिम्स्टेक सेक्रेटेरिएट लोकेटेड? बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ है? तो यह ढाका में है। 2014 में इसे ढाका में स्थापित किया गया था। बिम्स्टेक क्या होता है? तो यह आर्थिक तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग का केंद्र है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है, ढाका बांग्लादेश। विच सोशल फैक्टर इज कंसिडर्ड इन द हैप्पीनेस इंडेक्स? हैप्पीनेस इंडेक्स में किस सामाजिक कारक को शामिल किया गया है? इसमें ऑप्शन है मुद्रा का मूल्य, ट्रस्ट इन रिलेशनशिप्स, लिविंग स्टैंडर्ड और टैक्स कलेक्शन। तो बी इसका राइट आंसर होगा। हैप्पीनेस इंडेक्स में सामाजिक समर्थन और पारस्परिक विश्वास को, सामाजिक समर्थन और पारस्परिक विश्वास को प्रमुख इसका घटक माना गया है, प्रमुख माना गया है, ताकि व्यक्ति के जीवन के खुशी जो है वह सामाजिक संबंधों पर निर्भर करे। बी इसका राइट आंसर है। विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट मेडल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द स्कीम इन सम एरियाज?
इस योजना के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में भोजन वितरण हेतु कौन सी संस्था सहायता प्रदान करती है? अक्षय पात्र फाउंडेशन है, काफ़ी चर्चित है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। यह सरकार के मिड डे मील योजना में सहयोग करती है। मिड डे मील योजना में सहयोग करती है। यह बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए कार्य करता है। इसका उद्देश्य कुपोषण और स्कूल ड्रॉप आउट को कम करना है। तो याद रखिए अक्षय पात्र फाउंडेशन, बी इज द राइट आंसर। विच हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब ड्यूरिंग जनवरी? पंजाब में लोहड़ी फेस्टिवल काफ़ी चर्चित है, जो कि जनवरी माह में फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह सूर्य के उत्तरायण होने और रबी फसल के बुआई के समापन का प्रतीक है। रबी फसल के बुआई समापन का प्रतीक है। ठीक है, लोहड़ी याद रखिएगा, पंजाबियों में काफ़ी चर्चित है। यह आग जलाकर उसके चारों तरफ लोग गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान इन नोबल से ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज ऑथर्ड बाय। ट्रेन टू पाकिस्तान जो भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है, इसे किसने लिखा है? काफ़ी चर्चित पुस्तक है, खुशवंत सिंह का यह लिखा हुआ है, जिसमें खुशवंत सिंह ने भारत विभाजन के समय मानवीय त्रासदी जो हुई थी उसका विवरण किया है। मानवीय त्रासदी जो हुई है उसका विवरण किया है। 1956 में यह बुक प्रकाशित हुई थी और इसे भारतीय साहित्य की क्लासिक रचना मानी जाती है। भारतीय साहित्य की क्लासिक रचना मानी जाती है। याद रखिएगा 1956 में यह प्रकाशित हुआ था। विच आर्किटेक्चर स्टाइल इन बृहदेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु नोन फॉर? तमिलनाडु स्थित बृहदेश्वर मंदिर किस वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के राजा राजा चोल फर्स्ट के द्वारा किया गया। राजा चोल फर्स्ट के द्वारा किया गया। यह द्रविड़ वास्तुकला का प्रतीक है। इसकी जो विशाल गोपुरम और नक्काशीदार शिखर इसकी प्रमुख विशेषताओं में से है। यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैलेस्टियल बॉडी इज क्लासिफाइड एज ए ड्वार्फ प्लैनेट? निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड को बौने ग्रह के श्रेणी में रखा गया है? तो ये बौने ग्रह के रूप में प्लूटो को जाना जाता है। 2006 में प्लूटो को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा इसे बौना ग्रह घोषित किया गया है। बौना ग्रह घोषित किया गया है क्योंकि इसका आकार छोटा है और यह अपनी कक्षा से अन्य पिंडों को साफ नहीं करता है। याद रखिएगा, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया। यह काइपर बेल्ट क्षेत्र में स्थित है। काइपर बेल्ट क्षेत्र में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट? द्विपक्षीय व्यापार समझौता का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो इससे दो देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिलता है। द्विपक्षीय व्यापार समझौता से आर्थिक सहयोग और निवेश को बढ़ावा मिलता है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच टैक्सेशन सिस्टम इज कॉमनली यूज फॉर इनकम टैक्स इन मोस्ट कंट्रीज? अधिकांश देशों में आयकर वसूली के लिए कौन सी कर प्रणाली को अपनाई जाती है? जो इंडिया में भी है, जो इंडिया की टैक्सेशन प्रणाली है, उसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहा जाता है।
बी इज द राइट आंसर। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की जो सबसे बड़ी खासियत होती है वह क्या होता है, उच्च आय वाले व्यक्ति को उच्च आय वाले अधिक कर का भुगतान करते हैं, अधिक कर का भुगतान करते हैं। अधिकांश देशों में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम ही लागू किया गया है। विच एमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज लो पॉपुलेशन डेंसिटी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या घनत्व कम है। तो अगर स्टेट के एरिया के हिसाब से देखें तो राजस्थान राइट आंसर होगा। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान क्षेत्र का सबसे बड़ा राज्य है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ जन घनत्व कम है, जन घनत्व कम है। यह लगभग 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि राजस्थान का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वह रेगिस्तानी है जिसमें बसावट कम है। तो ए इसका राइट आंसर है। विच इंडियन पोर्ट हैंडल्स द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। कौन सा भारतीय बंदरगाह है जो कच्चे तेल के आयात में सबसे अधिक योगदान करता है। सबसे अधिक कच्चे तेल का जो आयात होता है अब इसे कांडला एयरपोर्ट से किया जाता है। कांडला पोर्ट से, एयरपोर्ट नहीं, कांडला पोर्ट से। कांडला पोर्ट को अब दीनदयाल बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, दीनदयाल बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। गुजरात में स्थित है, सबको पता होगा। कच्चे तेल और पेट्रोलियम के आयात के लिए जाना जाता है। यह पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह है, पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह है। इन विच ईयर डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट। भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ। तो आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। तो बी इसका राइट आंसर है। और इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फेडरलिज्म इन इंडिया इज ट्रू। निम्नलिखित में से भारत के संघवाद से कौन सा कथन सत्य है। पहला है राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। सेकंड है शक्तियों का कठोर विभाजन है। थर्ड है संघ का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। और फोर्थ है राज्य स्वायत्त इकाइयां होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, द यूनियन हैज ओवरराइडिंग अथॉरिटी। संघ को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। भारत में संघीय ढांचा होते हुए केंद्र को सर्वाधिक अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 249 और 352 में इन सबों में दिखाया गया है कि किस तरह संघ है वह प्रमुख है, संघ की प्रमुखता दर्शाई गई है। व्हाट इज द मेन काउज ऑफ एसिड रेन। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। तो आपको पता होगा अम्लीय वर्षा का जो सबसे बड़ा कारण है वह है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2 प्लस NO2, जिसके कारण इन दोनों का मिश्रण जो है वायुमंडल में उत्सर्जन से होती है और यह बारिश के रूप में पृथ्वी पर आती है। तो बी इसका राइट आंसर है। अम्लीय वर्षा से मिट्टी, फसल और जल जीवों को काफ़ी नुकसान होता है। मिट्टी, फसल और जल जीव को काफ़ी नुकसान होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ द पॉस एक्ट 2013। कौन सा कथन पॉस अधिनियम 2023 के प्रावधानों का सही वर्णन करता है। पॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी अगर कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो अच्छी कंपनियों में यह पॉस अधिनियम लागू होता है। इसका फुल फॉर्म है प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन
अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, सेक्सुअल harassment of women at the workplace, at the workplace। ठीक है, तो यह अधिनियम 2013 में पारित हुआ था। ऑब्वियस है कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा की रक्षा हो सके, इसके लिए आंतरिक शिकायत समिति बनाना अनिवार्य होता है। यानी एक शिकायत समिति कंपनी के अंदर आपको बनाना होगा जो सेक्सुअल हरासमेंट और इससे जुड़े हुए चीज़ों पर डिस्कस कर सके। तो राइट आंसर हो गया बी। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना। द प्रवासी भारतीय दिवस मार्क विच इंडियन लीडर टू रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। प्रवासी भारतीय दिवस किस भारतीय नेता की दक्षिण अफ्रीका से वापसी का प्रतीक है? तो इस दिन महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। इसी दिन भारत में प्रवासी भारतीयों के योगदान को सम्मानित करने हेतु मनाया जाता है और यह प्रत्येक 2 वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, महात्मा गांधी। याद रखिएगा प्रवासी भारतीय डे भी होता है जो कि 9 जनवरी को होता है। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति आर्यवर्त वाज डिस्क्राइब्ड एज द रीजन बिटवीन। मनुस्मृति के अनुसार आर्यवर्त को निम्नलिखित के बीच के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया था। मतलब आर्यवर्त का एरिया 2 जगह के बीच में वर्णित किया गया मनुस्मृति में। यह है सारस्वती और दृश्यवती। सारस्वती एंड द दृश्यवती, यह 2 क्षेत्र था जो सरस्वती और इन 2 नदियों के बीच था। ये 2 नदी है, इनके बीच के क्षेत्र को आर्यवर्त कहा गया, जो कि वैदिक सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। आर्यवर्त जो था वह वैदिक सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। अभी अगर इसको लोकेट करना चाहें तो हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को आर्यवर्त कहा जाता था, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को। तो बी इसका राइट आंसर है। To modify the magnitude of an alternative voltage without altering its frequency, which principle is applied in the functioning of a transformer? प्रत्यावर्ती वोल्टेज की परिमाण को उसकी आवृत्ति में परिवर्तन किए बिना संशोधित करने के लिए ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो पहले पता होगा ट्रांसफार्मर में जो है वह म्यूचुअल इंडक्शन, पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें एक कुंडली में धारा बदलती है और दूसरी कुंडली में उसे प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संतुलन में वह मात्रा जो सभी फर्म बेचना चाहती है वह मात्रा जो सभी उपभोक्ता खरीदना चाहते हैं के बराबर होता है। ठीक है। सेकंड है अतिरिक्त आपूर्ति तब होती है जब बाजार की मांग बाजार की आपूर्ति से अधिक होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ओनली 1 सही। संतुलन मात्रा वह होती है जो सभी फर्म बेचना चाहती है और सभी उपभोक्ता खरीदना चाहते हैं, दोनों बराबर है, बिल्कुल सही है। अब दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि मांग अधिक होती है, यानी एक्सेस डिमांड हो तो आपूर्ति अधिक होती है, तो मांग बाजार की आपूर्ति से अधिक होती है, तो इसे एक्सेस सप्लाई कहते हैं, इसे एक्सेस सप्लाई कहा जाता है। ठीक है, और बाजार संतुलन के लिए आपूर्ति और मांग की मात्रा समान होनी चाहिए। तो ए इसका राइट आंसर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के इनपुट के रूप में किया जाता है। कथन 2 है पूंजीगत वस्तुएं उत्पादन में उपभोग की जाने वाली टिकाऊ वस्तुएं जो अंतिम उत्पाद में परिवर्तित नहीं होती हैं। तो सही है, मध्यवर्ती वस्तुएं अन्य वस्तु के उत्पादन में सहयोग करती हैं, ठीक है, और पूंजीगत वस्तुएं कैपिटल गुड्स टिकाऊ होती है, ठीक है, और यह परंतु अंतिम उत्पाद में नहीं बदलती है। तो यह दोनों सही होगा। इसका राइट आंसर है कथन 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। मैचिंग के क्वेश्चन है, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच किया गया है, फीचर है और उसका विवरण है, ठीक है। गेरू रंग के बर्तन के भंडार, गेरू रंग के बर्तन तांबे के भंडार के साथ पाए जाते हैं। ए का पहला। सेकंड है ऊपरी गंगा बेसिन क्षेत्र में सबसे ज्यादा तांबे की भंडार की खोज हुई थी। सब मैच है, सर्वाधिक तांबे की भंडार वाला खोज रीजन द मोस्ट कॉपर हार्ड ऊपरी गंगा बेसिन में। अस्थायी कृषक और कारीगर दोआब क्षेत्र में तांबे के भंडार के उपयोग करता। तो सी का थर्ड होगा एंड डी का फोर्थ होगा। इसका राइट आंसर है A1, B2, C3 एंड D4। कथन और कारण है, सही विकल्प चुनना है। भारत ने सार्क देशों के द्वारा उपयोग के लिए 2017 में दक्षिण एशियाई उपग्रह SAS लॉन्च किया। SAS को श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया और इसके टर्मिनल सभी सार्क देशों में स्थापित किए गए। तो 2017 में उपग्रह, 2017 में GSAT उपग्रह लॉन्च किया गया, GSAT 9, जो सार्क देशों के लिए लॉन्च किया गया था, सार्क देशों के लिए लॉन्च किया गया। इसका पर्पस जो था वह क्षेत्रीय सहयोग और संचार को बढ़ावा देना था, क्षेत्रीय सहयोग और संचार को बढ़ावा देना था। यह हरिकोटा से लॉन्च जरूर किया गया लेकिन इसके टर्मिनल सब देशों में नहीं स्थापित किए गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और दोनों सही हैं और RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी इसका राइट आंसर है। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द रेसलिंग एट द बर्मिंघम 2020? तो यह 6 है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। व्हाट मेजर accomplishment by सात्विक एंड चिराग इन 2023 earned them the prestigious खेल रत्न अवार्ड? 2023 में सात्विक और चिराग की किस बड़ी उपलब्धि के लिए उन्हें प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार मिला था? तो यहाँ जरूर याद रखिएगा, सात्विक राज रेड्डी और चिरंग शेट्टी, इन्होंने एशियाई खेलों में बैडमिंटन में स्वर्ण जीता था, ठीक है। तो यहाँ इसका नाम जरूर याद रखिएगा, ये दोनों हैं वह बैडमिंटन से संबंधित हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, बैडमिंटन में इन्होंने स्वर्ण जीता था और इन्हें 2023 में खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। द अटल पेंशन योजना APY एम्स टू प्रोवाइड पेंशन बेनिफिट टू विच सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन? अटल पेंशन योजना किस जनसंख्या वर्ग को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए लक्ष्य रखती है? तो इसका पर्पस है, अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू किया गया था। इसका पर्पस है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए है, वृद्धावस्था में इन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके, आर्थिक सुरक्षा देने के लिए, हालांकि यह 18 से 40 वर्ग के नागरिकों के लिए लागू है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। हाउ डज IMEC अलायंस बेनिफिट इंडियन एक्सपोर्ट? IMEC गठबंधन भारतीय निर्यातकों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? मैंने पहले ही बताया था, IMEC से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, यह एक व्यापारिक गलियारा है जिसमें भारत को मध्य यूरोप से
भारत के मध्य पूर्व और मध्य यूरोप से जोड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, परिवहन समय में कमी आती है और लॉजिस्टिक लागत में कटौती होती है। तो इससे भारत के जो निर्यातक हैं उन्हें समय और लागत दोनों का लाभ होता है। समय प्लस लागत दोनों का लाभ होता है। व्हाट डज द हैप्पीनेस इंडेक्स प्राइमरली मेजर? हैप्पीनेस इंडेक्स को मुख्य रूप से क्या मापता है? तो यह व्यक्तिगत सुख समृद्धि को मापता है। सी इसका राइट आंसर है। यह जीडीपी के अलावा सामाजिक सहयोग और जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देश का प्रगति, इन सभी को मापता है, जिसमें व्यक्तिगत सुख समृद्धि महत्वपूर्ण है। सी इसका राइट आंसर है। विच ब्रिक्स कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड एमंग द ग्रुप? ब्रिक्स का कौन सा देश है जो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा सोना ब्रिक्स देशों में दक्षिण अफ्रीका उत्पादित करता है। जो दक्षिण अफ्रीका का विट वाटर सैंड है, विट वाटर सैंड, यह दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख स्वर्ण उत्पादन क्षेत्र है। हालांकि रूस और चाइना में भी, रूस और चीन भी सोने के उत्पादन में शीर्ष पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में उत्पादन किया जाता है ब्रिक्स देशों में। होली इज पॉपुलरली नोन एज द फेस्टिवल ऑफ? होली को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो यह कलर्स के रूप में जाना जाता है, रंगों के उत्सव के रूप में जाना जाता है। फागुन मास की पूर्णिमा में इसे मनाया जाता है। आजकल हिंदी भी पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा, फागुन मास के पूर्णिमा को होली, जो कि रंग उत्सव है, बुराई से अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह सामाजिक एकता और आनंद का पर्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटेन बाय रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख पुस्तक है गीतांजलि। गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसमें उन्होंने आध्यात्मिकता और मानवता का सुंदर समन्वय किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की यह प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। विच एंशियंट कल्चर ग्रेटली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट? गांधार कला शैली के विकास में किस प्राचीन संस्कृति का विशेष प्रभाव पड़ा है? तो गांधार शैली में ग्रीक यानी यूनानी कला का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इसमें मुख्य रूप से बौद्ध मूर्तियाँ और स्थापत्य प्रकट हुई हैं। यह इंडो ग्रीक शैली का संगम के रूप में जाना जाता है। वाई डू सीजन चेंज द थ्रू आउट द ईयर ऑफ अर्थ? पृथ्वी पर पूरे वर्ष ऋतुएं क्यों बदलती रहती हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है पृथ्वी के धुरी का झुकाव, द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। हमारी पृथ्वी जो है वह 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, परिक्रमा के कारण, पृथ्वी के परिक्रमा के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है, और घूर्णन के कारण दिन और रात में परिवर्तन होता है। ठीक है, द महालनोबिस कमिटी वाज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच 5 ईयर प्लान इन इंडिया? महालनोबिस समिति मुख्य रूप से भारत की किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 61 के बीच चली थी, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका जो उद्देश्य था वह था भारी उद्योगों का विकास। भारी उद्योग का विकास, प्रमुख भारी उद्योग इसमें स्थापित हुए थे। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सेकेंड 5 ईयर प्लान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म फॉर बजटीय डेफिसिट? बजटीय घाटा का एक अन्य नाम क्या है? तो इसे फिस्कल डेफिसिट के रूप में जाना जाता है, राजकोषीय घाटा के रूप में जाना जाता है। यह सरकार के कुल व्यय और कुल आय
के बीच का अंतर होता है। कुल व्यय और कुल आय के बीच का अंतर होता है। ठीक है। राजकोषीय घाटा जो होता है वह सरकार के वित्तीय स्थिति का संकेतक होता है। तो ए इसका राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एल्डरली डिपेंडेंसी रेशियो, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा वृद्ध आश्रित अनुपात को परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर है द रेशियो ऑफ एल्डरली टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कार्यशील जनसंख्या के मुकाबले वृद्ध जनसंख्या का अधिक अनुपात। बी इसका राइट आंसर है। नेम द इंडियन स्टेट दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां आम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो ऑब्वियस है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आम का सर्वाधिक उत्पादन भी किया जाता है और यहाँ प्रसिद्ध किस्में भी उत्पादित की जाती है। उनमें है दशहरी, लंगड़ा, चौसा, लंगड़ा, चौसा। यह सभी जो है आम के प्रमुख प्रसिद्ध किस्में हैं। कुल उत्पादन में, राज्य के कुल उत्पादन में 20% आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है आम के उत्पादन में। हु इज रिगार्डेड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जाना जाता है। इन्होंने समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर जोर दिया है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। किस परिस्थिति में संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो जब राज्यसभा में कोई प्रस्ताव पारित करते हैं तो आर्टिकल 249 के अनुसार संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। हालांकि इसे विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सी। और यह ऐसा तभी होता है जब राष्ट्रहित इसमें सर्वोपरि हो। राष्ट्रहित के विषयों में अस्थायी अवधि के लिए किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। ये था सिलेक्शन पोस्ट हायर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन। आज हम लोगों ने पार्ट 3 किया है। एक छोटा सा वीडियो बच रहा है पार्ट 4 के लिए। तो वीडियो कैसा लगा लाइक, कमेंट और शेयर में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।